तो ठीक है, आओ देखते हैं आज क्या है खास हमारे पास आज के हमारे सेशन में। और आज मैं कोशिश करूंगा, अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं बाद में एक बार जितनी भी क्लासेस आज पढ़ाया हूँ उन सब की, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उन सब का रिवीजन भी दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी जस्टिफाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा बायोलॉजी का लेक्चर जो है। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के थोड़ा खत्म होने के चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सेल, सेल थ्योरी, सेल स्ट्रक्चर, सेल कंपोनेंट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस, ये सब कुछ बिल्कुल अच्छे से, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिसाइड्स और वैक्यूल सेंट्रोसोम। आज हमें कहाँ पढ़ना है? सेंट्रोसोम। अच्छा, व्हीकल्स तक जो है हम लोग का सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और देखो आज इतनी चीज यहाँ तक हमने देखना है। मैंने कहा था ना, एक बार मुझे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक थोड़ा सा बस पढ़ने दो, बाद में मैं बता दूंगा स्टार्टिंग में और लास्ट में इसमें क्या होता है। मतलब एक में क्या होता है, एक में क्या होता है। पुराने लेक्चर जो भी कोई भी देखा होगा बच्चों, उनको समझ में आता होगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने बस इतना सा बोला था कि फिलहाल में प्रोकैरियोटिक आप सेल इतना समझ लीजिए कि ये सेल का ही एक टाइप है। और मैं इसके बारे में बाद में आप लोग को बता दूंगा थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो वो आज डिटेल अगर टाइम रहा तो हो पाएगा। तो एक बार चलते हैं अपने सेंट्रोसोम पे, देखिए क्या होता है सेंट्रोसोम। एक बार बच्चों मुझे एक बार फिर से मैसेज कर दो, आवाज प्रॉपर तरीके से जा रही है। आओ देखते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है। कह रहे हैं ना कि ये इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अरे मैं पहले वही लाइन नहीं पढ़ूंगा, बट कुछ रुक जाओ। कह रहे हैं कि इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन से मैंने बताया था जिसकी वजह से ही इंसान की ग्रोथ या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ होती है, तो बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। तो यानी कि सेल डिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो सेल डिवीजन होने के लिए ये सेंट्रोसोम बहुत जरूरी है ना। और देखते हैं क्या होता है। मैंने बताया था एक ये रहा सेल। आज लेक्चर थोड़ा सा मैं ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, और ये अच्छी बात है क्योंकि ड्रॉ करके चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। ये रहा सेंट्रोसोम। एक बार इसे मिटाकर मैं अच्छे से बनाता हूँ, रुक जाओ। ये तो और खराब हो गया अच्छा, ये रहा हमारा जो है एक तरीके का सेल। ये रहा सेल, चलो ठीक है। और हमने बताया था कि सेल के ही सेंटर में होता है क्या? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर में ये छोटे छोटे क्या होते हैं? ये छोटे छोटे हमारे क्रोमेटिन जाल होते हैं, है ना। क्रोमेटिन जाल ऐसे छोटे छोटे होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है सेल के बाहर, बाहर का जो मेम्ब्रेन है, बाहर बाहर का ऐसे मेम्ब्रेन पढ़ रखा है हमने। तो मेम्ब्रेन के यहाँ पर एक साइड में, यहाँ रुको कलर चेंज करता हूँ इसका। ठीक है, एक साइड में देखो ऊपर में यहाँ पर बैठता रहता है, और ये यहाँ पर दोनों सिरों पर सेल के चला जाता है। सेंट्रोसोम जब डिवीजन का टाइम आता है तो ये मेम्ब्रेन से ऐसे दो साइड में चला जाता है, और वहां से ये क्या प्रोड्यूस करता है? वहां से ये स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करता है। और स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करके क्या होता है? ये जो अंदर में न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर में ये जितने भी क्या कहते हैं इसको, मैंने बताया था क्रोमेटिन जाल। तो ये क्रोमेटिन जाल को दोनों साइड से ऐसे पकड़ करके खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि ये इक्वली, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्रोमेटिन जाल्स क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल इक्वल इक्वल होके बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि एक फौजी की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में होती है, इस तरीके से ये भी जो दो ग्रुप में इक्वली इक्वली बढ़ जाते हैं। तो जब ये सेंट्रोसोम उसको दोनों साइड से पकड़ के ऐसे कस के खींचता है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो ये क्या होता है, कभी कभी घटना ऐसे भी आती है कि ये मतलब मोस्टली टाइम तो इक्वली इक्वली बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी आती है किसी में कम किसी में ज्यादा। जब ये खींचते हैं दोनों एक साइड से, तो किसी के पास बिल्कुल इक्वल इक्वल दोनों लोग के पास जा सकता है एक कंडीशन में, और एक कंडीशन में होता है किसी के पास सिर्फ इतना सा पार्ट चला गया, किसी के पास इतना बड़ा पार्ट चला गया, है ना। तो वो अलग कंडीशन होती है। तो सेंट्रोसोम का मेन काम बस इतना था कि सेल डिवीजन कराने के लिए ये क्या करता है, स्पेंडल फाइबर देता है ना। स्पेंडल फाइबर को आप लोगों ने पहले कभी सुना है? अगर सुना है तो थम्स अप करो कि स्पेंडल फाइबर का नाम क्या सुन रखा है आप सभी ने पहले ही, जल्दी बताओ।
क्या स्पेंडल फाइबर का नाम सुन रखा है? अगर नहीं भी सुन रखा है तो व्हाट्स चैट करके मैसेज कर सकते हो कि नो सर नहीं सुन रखा है, इस तरीके से, ठीक है। तो चलो आओ, मैं कह रहा हूँ सेंट्रोसोम में क्या होता है। सेंट्रोसोम सेल डिविजन्स होने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ये क्या करता है, ये जब सेल होता है, सेल के अंदर में ये भी मौजूद होता है सेंट्रोसोम। तो जब सेल डिविजन्स का टाइम आता है तो ये सेल की मेम्ब्रेन के अंदर बिल्कुल अपर एंड लोअर साइड में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद ये क्या करता है, दोनों साइड से ऐसे बैठ करके वहां से स्पिंडल फाइबर, वो इसे समझ लो कि जाला फेंकते हो, इस तरीके का स्पिंडल फाइबर्स के रूप में ये जाला फेंकने लग जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमेटिन जाल को ये बराबर बराबर लेकर के ऐसे हट जाते हैं और यहीं से हो जाता है सेल डिविजन्स। और जिसके थ्रू इंसान की ग्रोथ और बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं, वो इसी के थ्रू होती हैं बिकॉज ऑफ सेल डिविजन्स। चलो बच्चों, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये समझ में आया? मतलब एक तरीके से कह दो ना, ये चैन पुली का काम करता है। जिस तरीके से ट्रेन में चैन पुली होता है, आप इसे खींच लेते हो, है ना? तो इसी तरीके से ये भी एक काम करता है चीजों को खींचने का। कौन सा चीज खींचेगा ये खींचेगा वो न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के अंदर का काम क्या है, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमेटिन जाल, इसका मेन मकसद है उस क्रोमेटिन जाल को इक्वली इक्वली करके अलग करना, ठीक है। जिसके थ्रू ही सेल डिविजन भी फर्दर हो जाता है, एक नया सेल बन जाता है, दोनों सेल हट कर एक इधर नया सेल, एक इधर नया सेल बन जाता है। इस तरीके से सेल डिविजन होती है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि इट फाउंड इन सेल एनिमल। ये कहाँ मिलता है? सेल एनिमल में मिलता है। एक मिनट, जरा सा मैं देख लूं कि रिकॉर्डिंग लगी है कि नहीं लगी है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो आगे बात कर रहे हैं कि इट फाउंड इन सेल एनिमल। सेल एनिमल में यह भी मिलता है। अच्छा सर, दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत आएगा कि सर ये सेल एनिमल में सिर्फ मिलता है। मैंने कहा हाँ जी, सिर्फ सेल एनिमल में मिलता है। तो बात निकल के आती कि सर जो मतलब पादप कोशिका में नहीं मिलेगा, पादप कोशिका में नहीं मिलेगा। पादप कोशिका का मतलब क्या होता है? अरे प्लांट सेल में मतलब ये नहीं मिलेगा। किसमें? प्लांट सेल में। तो मैं बताऊं आप लोग को, गूगल करके सर्च कर लेना कि प्लांट सेल में भी ये आ, हमारा सेंट्रोसोम, ये क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर मिलता है विदाउट सेंट्रोसोम। अगर सर्च मन करने को आया तो सर्च करके देख लेना। और आज तक इस पर रिसर्च हो ही रही है कि प्लांट सेल के अंदर में ये स्पिंडल फाइबर आता कहाँ से है। आज तक इसके बारे में रिसर्च हो रही है, आज तक कोई जान नहीं पाया है कि कहाँ से आता है। लेकिन स्पिंडल फाइबर उसमें प्लांट सेल में भी आता है, विदाउट सेंट्रोसोम आता है। अगर पता ही होता कि सेंट्रोसोम है तो फिर दिक्कत ही क्या थी, रिसर्च ही क्यों होती। लेकिन विदाउट सेंट्रोसोम वहां पर क्या होता है, सेल डिविजन तो होता ही है, तभी तो वो ग्रोथ होते हैं। और सेल डिविजन होने के लिए उस क्रोमेटिन जाल को ब्रेक कौन करता है? स्पिंडल फाइबर ब्रेक करता है। स्पिंडल फाइबर ब्रेक कर रहा है, वो भी उसमें कहीं सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो इसी बात पर रिसर्च करा जा रहा है आज तक कि किस तरीके से प्लांट सेल में विदाउट सेंट्रोसोम ये स्पिंडल फाइबर आते कहाँ से हैं। बात समझ में आई? प्लांट सेल में भी गूगल करके सर्च कर लेना। मेरी क्लास के बाद आप लोग तुरंत जाना गूगल करके, अगर मन हो तो सर्च कर लेना और सर्च करके देख लेना, ठीक है। चलो, हाँ तो ये टॉपिक हुआ हमारा एक। समझ में आया टॉपिक? जल्दी बता दो। आज तुम लोग मैसेज नहीं कर रहे हो, क्या बात है? मैं कह रहा हूँ फिर भी नहीं कर रहे हो। आज तो ज्यादा चांस दिया। चलो ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे लिए क्या है कुछ खास। रिया सिंह, चलो ठीक है। हाँ, तो सेंट्रोसोम क्या था? अच्छा, इसको हिंदी में हम ना तारकाय भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल, लिख दूं? रुक जाओ, लिख देता हूँ। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तार, ऐसा तार काय, तारक काय, तारक काय, तारक काय, जानते रहना, ठीक है। हिंदी में इसको हम तारक काय भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब कुछ इसमें नहीं बचा, सब कुछ सब लोग जान चुके हो। आगे देखते हैं। कह रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। हाँ, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, एनिमल और प्लांट सब कुछ साथ साथ पढ़ लिया। अब इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या होता है। देखो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, और देखो नहीं पढ़ाया हूँ, देखो जनरली स्मॉल इन साइज बताया था। प्लांट सेल वो क्या होता है, बड़ा होता है, बताया था, है ना। सेल वॉल इज absent पढ़ा चुका हूँ। सेल वॉल इज, हाँ, a rigid cell wall of cellulose plasma is present बता चुका हूँ।
प्लास्टिसाइड एंड एब्सेंट एक्सेप्ट एलिग्ना। कह रहे हैं हाँ ये चीज जानते रहना कि प्लास्टिसाइड्स यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टिसाइड्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट, प्लास्टिसाइड इसमें नहीं होता है एनिमल सेल में, सिर्फ एग्लिना को छोड़ करके। फिर कह रहे हैं प्लास्टिसाइड्स आर प्रेजेंट, सही बात है। फिर कह रहे हैं वेकल्स एंड स्मॉल टेम्पोरी, ये सब कुछ होता है इसमें भी, टेम्पोरी टाइप में मिलता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैच्योर प्लांट्स है परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल स्कैप वैक्यूल्स, यहाँ पर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कह रहे हैं क्या, many simpler units of Golgi apparatus called डाइटोसोम्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर डाइटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा फिर कह रहे हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइड्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर कह रहे हैं कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइड्स आर एब्सेंट। देखो हमने अभी तक इन सब के बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में पूरी जितनी हमने थ्योरी पढ़ रखी है ना, उसी थ्योरी बेस पे ये यहाँ पर निकल के आया है। इसके सिवाय कुछ ऐसा कोई भी नया टर्म नहीं है जो इसमें से मैंने ना बताया होगा, ठीक है। जैसे अच्छा ये कह रहे हो कि सेंट्रोइड्स क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, जैसे सेंट्रोसोम होता है उस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, वैसे ये भी पाया जाता है, ठीक है। चलो इसमें कुछ खास बात नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं। ये देखो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमने जितना कुछ भी पढ़ रखा है वो सब कुछ यहाँ पर हमें मिल सकता है। प्लांट के लिए भी दे रखा है मैंने और एनिमल्स के लिए भी दे रखा है। दोनों के सेल में एक बार इसको ना लेक्चर खत्म होने के बाद अच्छे से पढ़ लेना। इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या है किसमें क्या नहीं है, वो सब कुछ अच्छे से जान लोगे। आओ बात करते हैं वो टॉपिक जहाँ पर हमें आज चलना था, ठीक है। कहाँ पर चलना था, मैंने कहा था एक दिन, याद होगा जो बच्चे पढ़ते हैं रेगुलर क्लास लिए हैं। देखो आओ बात करते हैं। देखो ये है क्या वास्तव में, क्या है ये, टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि दो प्रकार की सेल होती हैं। कौन कौन सी सेल होती हैं, एक सेल होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। यू ना बोलना है इसको, ई यू नहीं, ई हटाओ साइलेंट, यूकैरियोटिक सेल। तो कह रहे हैं न्यूक्लियस इज अब्सेंट। अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, जी नहीं होता है। और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट। अच्छा मन में सर क्वेश्चन निकल के आता है न्यूक्लियस नहीं होता है तब वो सेल कैसे होता है विदाउट, क्योंकि मैंने कहा था एक समय पे कि वो न्यूक्लियस ही पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है, मतलब उसका माइंड होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर न्यूक्लियस है नहीं, तो फिर किस तरीके से उसे वो डील करते हैं। तो मैं बताऊं, जैसे कि न्यूक्लियस नहीं है इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो ये भी सेल है, ठीक है, ये भी सेल है, ठीक, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये मान लो ये है इधर वाला यूकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसका कहने का मतलब ना कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी माल मसाला होता है वो माल मसाला तो इसमें पूरा मौजूद है, बट उस न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन मिलती थी ना वो नहीं है। हमने न्यूक्लियस के बाहर भी मेम्ब्रेन पढ़ रखा था ना, बच्चों बताओ जल्दी से, पढ़ रखा था ना कि न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है ना। ऐसे ही इसमें वो नहीं मिलता है, बाकी सारा फंक्शन होता है। और जो कि हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसमें ये न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन भी मिलती है, जिसकी वजह से ये बाहर के उस पदार्थ से, यानी बाहर के उस लिक्विड वाले सब्सटेंस से ये अपने अंदर के लिक्विड्स को सेपरेट करता है, बाकी और कुछ नहीं है ना। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये बाहर के ही लिक्विड सब्सटेंस और इसका लिक्विड सब्सटेंस दोनों मिल करके रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल घोल मोल करके चलते रहते हैं। बात समझ में आई। चलो इसके बाद हम देखते हैं वन क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट, यहाँ पर क्या है, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर एक से ज्यादा प्रेजेंट है। फिर क्या रहा है, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिम्स आर प्रेजेंट अब्सेंट होता है इसमें प्रोकैरियोटिक में, और यहाँ पर क्या होता है मल्टी सेलुलर होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम मौजूद हैं। अच्छा दिमाग में आ रहा है कि सर ये लाइसोसोम्स तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन ये पेरोक्सिसोम्स क्या होता है। तो जिस तरीके से लाइसोसोम्स का काम क्या होता था, बाहर से आने वाले अनमेंटेनियल चीजों को वो सेल प्रिवेंट करता था, सेल को, ताकि सेल में किसी तरीके की डैमेज ना करे। इसी तरीके से इनका भी काम है, कुछ नहीं है। और बस जान लो दोनों ही क्या है, पॉइजन का शेप है, पॉइजन है, बस समझ लो। अच्छा यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। और ये मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। देखो यहाँ तक का मैं लास्ट का टॉपिक समझा रहा था, मैंने कहा कि लास्ट के टॉपिक में क्या है, ये देखो ऐसा कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स में, ह्यूमन बीइंग्स में या किसी भी चीज में, हम देखते हैं कि जब भी स्पर्म सेल्स और एग सेल्स दोनों आपस में मीट करते हैं, तब जा करके क्या होता है कि ग्रोथ, आगे फर्दर ग्रोथ चलती है, जनरेशन टू जनरेशन ऐसे चलता रहता है। सेम इसी तरीके से जब अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं, तो पॉलन ग्रेन जब एक सेल के कांटेक्ट में आता है, तब जा करके वो प्लांट्स वहां से ग्रोथ करना, या प्लांट्स के फूल की बात कर लो, वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, फर्दर वो फल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इस तरीके की घटना यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है, किसमें, सेल में। यहाँ पर लिखा है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, है ना, और यहाँ पर लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट, तो अब्सेंट नहीं होती, बात समझ में आ गई। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ प्रेजेंट लिखा है, इसका मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब कि इनमें ऐसा नहीं होता है कि कांटेक्ट चाहिए, है ना। इनमें क्या होता है, इट सेल्फ हो जाता है। जब भी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में, तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट सेल्फ खुद में ही हो जाता है, इन्हें किसी और अदर कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस इतना सा टॉपिक था जो रह रहा था, और एंड टाइम पे जो है प्रॉब्लम भी हो गई थी। अच्छा, एक मिनट बच्चों, ये आप लोगों की वॉइस आई बीच में, है ना। अच्छा, और सबको मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये देख लो, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लेकर के आया हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। इसमें क्या चीज है, सेम चीज है। आप देखते हो कि यहाँ पर दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ ही चीजें मिलती हैं, और यहाँ पर इसके वाले में क्या होता है, ये कंप्लीट चीजें यहाँ पर मिलती है ना। और हमने दोनों को ही स्टार्टिंग से रिलेट करते हुए पढ़ रखा है अभी तक के सारे लेक्चर में। देख लो, यही है प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पर अंदर में कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है ना। ये सिर्फ ऐसे ही देखो, बाहर के माल मसाले में ये भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं हो, जबकि यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है ना। यहाँ पर देख लो, माइटोकॉन्ड्रियल है, यहाँ पर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखा है, ये गोल्जी एपरेटस रखा है ना। यहाँ पर राइबोसोम्स है, सब कुछ है। यहाँ पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर में सब कुछ मिलता है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सब कुछ यहाँ पर अंदर में हमें मिल जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। दोनों में सिर्फ इतना सा ही अंतर था, बाकी कोई चीज नहीं है। और अगर कहें प्रोकैरियोटिक सेल्स, कहने का मतलब ये कभी हुआ करती थी, मतलब ये क्या होता है, हुआ करती थी, मतलब कभी ऐसा होता था कि इस तरीके का घटना होता है। बाद में ये जब ये खत्म होता है, फिर इस तरीके की सेल डेवलप होती है, जो कि हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम चलता है। बात समझ में आई, है ना। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक और हैं, जरा उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा माइटोसिस और मियोसिस, इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। और जब ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास हम आगे चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास है नहीं अभी, है ना। तो इतना चीज है, मैं उसकी भी तैयारी करूंगा। इसका स्क्रीन एक बार सबका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, फिर आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह देता हूँ। ठीक है, एक बार इस क्लास को बंद करूँ, ये क्लास जाएगा सेव होने के लिए। अच्छा।